हेलो एवरीवन। तो आज से हमारा केमिकल फार्मूला का टॉपिक शुरू होने जा रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोग पिछले वीडियो देखे होंगे और अभी तक सब कुछ समझ चुके होंगे, और जो चीज़ नहीं समझे वो चीज़ हमसे पूछते भी हैं। तो आज से हम चालू कर रहे हैं यहाँ पर केमिकल फार्मूला। तो सबसे पहले केमिकल फार्मूला में आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा आयनिक कंपाउंड। तो उसमें हम आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे कि उसका फार्मूला का नाम कैसे दिया जाता है, कौन सा फार्मूला को किस नाम से बुलाया जाता है, और उसका मेटल और नॉन मेटल से मिलकर के बनता है तो उसको किस साइड किसको लिखा जाता है, ये सब चीज हम उसमें डिस्कस करेंगे और उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन केमिकल फार्मूला चालू करने से पहले मैं आपको पिछले क्लास का 2 मिनट में रिकॉल करवा दे रहा हूँ, ताकि आपको पीछे का रिवाइज भी होता चला जाएगा। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल को पहचानने का कैरेक्टरिस्टिक देखा था, पहचानने का नियम सीखा था। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था, इसमें देखिए कि मेटल जितने भी होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका जो होता है कॉन्फ़िगरेशन करने पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 आ जाता है उसको मेटल कहते हैं, और जिसका 5 6 7 आ जाता है उसको हम नॉन मेटल कहते हैं। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि जिसका 4 आ जाता है उसको हम मेटोलॉइड्स की कैटेगरी में रखते हैं। और मेटोलॉइड्स की कैटेगरी में इसमें एक एक्सेप्शन होता है, कार्बन का एक्सेप्शन होता है, जिसमें आपने देखा था कि 6 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 2, और उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4, तो 2 4 हो जाता है, और लेकिन इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हुआ, फिर भी ये नॉन मेटल होता है, मेटोलॉइड्स नहीं होता है। तो ये एक एक्सेप्शन होता है, ये कार्बन का केस। और लास्ट में हमने पढ़ा था कि जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, 8 होगा जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा कि वो नोबल गैस की कैटेगरी में आएगा, इनर्ट गैस। नोबल गैस कहिए या इनर्ट गैस, दोनों बात बराबर हुआ, तो वो नोबल गैस की कैटेगरी में आता है। और इसमें भी एक एक्सेप्शन हमने पढ़ा था कि हीलियम के बारे में। हीलियम का जो होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ही हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि 8 होगा तब जा करके ये नोबल गैस कहलाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 होता है हीलियम का, फिर भी ये नोबल गैस होगा, ये एक्सेप्शनल गैस है। ठीक, इसके बाद हमने पढ़ा था कि वैलेंसी किसे कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी होते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसी को कहते हैं ना वैलेंसी। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंसी, ये चीज हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कोवैलेंसी किसे कहते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए किसी भी एटम का जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है उसी को कहते हैं, उसी नंबर ऑफ एटम्स को कहते हैं क्या चीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहेंगे, कोवैलेंसी। जितने भी इलेक्ट्रॉन उसके पार्टिसिपेट करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, उसको हम कोवैलेंसी बोलते हैं। और कोवैलेंट क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया था पीछे कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है मॉलिक्यूलर कंपाउंड के बीच वो बनाया जाता है, और आयनिक कंपाउंड के बीच का जो बॉन्ड होता है वो होता है आयनिक बॉन्ड होता है। तो ये दोनों मैंने आपको बता दिया था, थोड़ा उसका डेफिनेशन भी मैंने बता दिया था, तो आप लोग पिछले वीडियो में बता दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे जाकर के देख लीजिए। और उसके बाद हमने बताया था कि इलेक्ट्रोवैलेंसी किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो जैसे कि अभी पीछे देखे कि कोवैलेंसी किसे कहते हैं, तो उसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए किसी भी एटम का जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा था उसको हम कोवैलेंसी बोलते थे। लेकिन आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए किसी भी एटम का जितना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या गेन किया जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन वो लॉस करेगा चाहे गेन करेगा आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए। तो किस प्रकार से बोलेंगे कि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए कोई भी एटम अपना जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करता है या किसी से गेन करता है, उसी की संख्या को क्या बोलेंगे, हम इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलेंगे, उसी की संख्या को। तो यहाँ तक हमने बात किया था, और आज से हमारा शुरू होने वाला था क्या चीज, तो केमिकल फॉर्मूला है। और इसमें मेटल एंड नॉन मेटल में ये चीज आप एक और कैरेक्टरिस्टिक आप लोग जान लीजिए, मेटल जो होगा वो हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये हमेशा डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा।
ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इसका ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसीलिए मेटल पर जो होता है ना पॉजिटिव चार्ज लग जाता है, आयन बनता है जब ये मेटल, और नॉन मेटल जब गेन करता है तो इस पर निगेटिव चार्ज लग जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसके पास ज्यादा होगी तो उसके पास निगेटिव चार्ज ज्यादा हुआ तो निगेटिव साइन आ जाता है, और जिसके पास प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है तो पॉजिटिव चार्ज उस पर ज्यादा हो जाता है। तो आगे देखते हैं केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ तक हमने आपसे बात किया था पिछले वीडियो में, अब इसके आगे आज बात करेंगे केमिकल फॉर्मूला। तो सबसे पहले देख लेते हैं केमिकल फॉर्मूला कहते किसे हैं, ये चीज हम सबसे पहले जानेंगे कि केमिकल फॉर्मूला टॉपिक पर पढ़ रहे हैं तो केमिकल फॉर्मूला का डेफिनेशन क्या होता है, वो किसे कहते हैं। तो किसी भी कंपाउंड का जो होता है ना केमिकल फॉर्मूला, किसी भी कंपाउंड का वो हो सकता है, चाहे वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो चाहे आयनिक कंपाउंड हो, तो किसी भी कंपाउंड का वो केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो उसके एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जितने भी होते हैं एटम्स, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स, उसके कॉम्बिनेशन के बारे में बताता है, सिंबलिक रिप्रेजेंट करके उसके कॉम्बिनेशन के बारे में बताता है, और कितने अमाउंट में वो प्रेजेंट है ये चीज भी बताता है। और अमाउंट किस चीज से बताता है, वो नीचे जो सबस्क्रिप्ट लिखा होता है, एज एग्जांपल CO2 बता दिए, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो कार्बन हो गया एक एटम और ऑक्सीजन हो गया, तो इसमें जो है दोनों सिंबलिक रिप्रेजेंट तो कर दिया, ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अमाउंट क्या बता रहा है 1। यहाँ पर कार्बन का अगर सीधा सा सिंबल लिखा हुआ है, कोई सबस्क्रिप्ट नहीं लिखा हुआ, सबस्क्रिप्ट करने का मतलब यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है, कुछ नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो आप समझ जाइएगा कि उसका एकमात्र इलेक्ट्रॉन उसमें, एकमात्र एटम उसमें डोनेट किया गया है। तो कार्बन का एक एटम यहाँ पर होगा और ऑक्सीजन का 2 एटम यहाँ पर होगा, तो यही सब स्क्रिप्ट बताता है और ये सिंबल बताता है कि वो कौन कौन सा एलिमेंट का एटम है। तो केमिकल फार्मूला जो होता है वो कंपाउंड का, उस कंपाउंड में जो भी चीज से बने हुए हैं वो कंपाउंड जिस भी कंपोनेंट से बने हुए हैं उसके कॉम्बिनेशन बताते हैं, वो उससे एटम्स के कॉम्बिनेशन बताते हैं इन फॉर्म ऑफ, इन टर्म्स ऑफ, इस चीज के सिंबल के रूप में, सिंबल के रूप में वो बताते हैं, और सब स्क्रिप्ट उसके नीचे लिखा हुआ होता है कि उसमें कितना एटम मिल करके वो बना रहा है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला उसके एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जितने भी एटम्स हैं और कितने अमाउंट में प्रेजेंट है यही चीज बताता है केमिकल फॉर्मूला। तो इंग्लिश में इसका डेफिनेशन चलिए लिख लेते हैं, तो क्या होगा, द केमिकल फॉर्मूला of a compound the chemical formula of a compound represents the one molecule of compound, one molecule of compound in which, जिसमें different element are combined in this. कंपाउंड में जो जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, जिस जिस भी एलिमेंट के एटम्स प्रेजेंट होंगे उसका सिंबल के रूप में बताता है ये केमिकल फॉर्मूला। तो एज एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल इसका क्या चीज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए
HCl, NH4Cl, वाटर ले लिए H2O, इसी प्रकार से आगे। तो केमिकल फॉर्मूला के बारे में सबसे पहले हमने जाना। अब हम पढ़ेंगे केमिकल फॉर्मूला के जो अलग अलग कंपाउंड के बारे में, केमिकल फॉर्मूला के बारे में। आयनिक कंपाउंड सबसे पहले हम पढ़ेंगे। उम्मीद है कि ये चीज आप समझ गए होंगे कि केमिकल फॉर्मूला किसे कहते हैं। तो केमिकल फॉर्मूला जो होता है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सुन लीजिए कि केमिकल फॉर्मूला जो होता है किसी भी कंपाउंड का, उसके एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जितने भी एटम्स होते हैं, जितने भी कंबाइन हुए हैं एटम्स, उसके बारे में बताता है। और किस टर्म में वो बताता है, तो सिंबल के टर्म में बताता है। उसमें सिंबलिक रिप्रेजेंट किया जाता है कि कौन कौन सा एलिमेंट उसमें भाग ले रहा है उसमें कंपाउंड बनाने के लिए। तो ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आयनिक कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। लेकिन आयनिक कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला पढ़ने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि आयंस का जो होता है वैलेंसी कितना होगा, उसका चार्ज उस पर कितना होता है। ये चीज हमें पता होगा, तभी हम आयनिक कंपाउंड का जो होगा आयनिक फॉर्मूला बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको आयंस के बारे में थोड़ा सा बैक में जानकारी दे रहे हैं, जो कि आप 9th में पढ़ चुके हैं और हो सकता है आप लोग भूल गए होंगे। तो उसके बारे में मैं एक क्विक रिकॉल करवा दे रहा हूँ कि आयंस क्या होता है, और उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में 2-4 जानकारी दे देता हूँ ताकि आपको आगे काम देगा इसमें। तब जाकर के हम वापस चलेंगे, केमिकल फॉर्मूला इस पर आएंगे। तो सबसे पहले जो होता है आयंस आया कहाँ से, वो चीज सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो आयन आया है एटम से, और एटम क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ये एटम। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए लिखने के चक्कर में, तो स्पेलिंग मिस्टेक पर मत जाइएगा, ठीक है ना। तेजी से लिखने में कहीं हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक। तो एटम कहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एटम। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहने का मतलब, न्यूट्रल जैसे ही टर्म आता है वो समझ लेते हैं कि नो चार्ज, यानी कि न्यूट्रल अगर कोई चीज कह दिया जाए कि ये सामान न्यूट्रल है, ये एटम जो हुआ ये न्यूट्रल है, तो वो समझ लेंगे कि उसके पास कोई चार्ज नहीं है, जबकि वो गलत समझ रहे हैं। न्यूट्रल कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में इक्वल है। आपस में जब किसी एटम जितने भी होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, कहने का मतलब उसके पास प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों इक्वल अमाउंट में होती है, इक्वल नंबर्स में होते हैं। एज एग्जांपल देख लेते हैं, क्लोरीन, इसका कितना है एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 17 है। और आपने पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। और प्रोटॉन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या तीनों के तीनों आपस में इक्वल होते हैं, इक्वल नंबर में होते हैं। तो अभी हमने देखा एग्जांपल क्लोरीन का, तो क्लोरीन में क्या होता है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 17। तो इसके पास प्रोटॉन की संख्या कितनी, प्रोटॉन कहने का मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 17। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में इक्वल होता है, तो इसीलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन नो चार्ज उस पर। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो उसकी भी संख्या 17 हो गई। तो इसलिए बोला जाता है एटम को न्यूट्रल बोला जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोला जाता है एटम को। प्रोटॉन की संख्या भी 17, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17 हो जाता है। अब देखिए, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि 2, 8 एंड 7 हो जाता है।
और इसको स्टेबल होने के लिए क्या ये अपना ऑब्जेक्ट पूरा करेगा। तो ऑब्जेक्ट पूरा करना सबसे आसान क्या है, एज कंप्लीट करना होता है, ऑब्जेक्ट पूरा करना होगा। तो एज कंप्लीट करने के लिए इसको सबसे आसान रास्ता क्या है, या तो ये 7 लूज कर देगा, लॉस्ट करेगा अपना इलेक्ट्रॉन, या फिर एक गेन कर लेगा। या तो ये किसी से एक ले लेगा इलेक्ट्रॉन, या फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन सात इलेक्ट्रॉन को वो लॉस्ट कर देगा। तो इसके लिए सबसे इजी वे क्या है कि किसी से ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले। तो ये जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये 8 पूरा हो जाएगा। अगर ये गेन करता है 1 इलेक्ट्रॉन तो 8 पूरा हो जाएगा। तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो गई और प्रोटॉन की संख्या तो 17 ही ना रहा। तो जिसका संख्या ज्यादा, इस पर कौन सा चार्ज ज्यादा हो गया, इसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। तो जब ये एटम अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा चाहे लॉस्ट करेगा, तो उस पर चार्ज आ जाता है। और यदि इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, और यदि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, किसी से ले रहा है, तो ये निगेटिव चार्ज आता है। इसीलिए क्लोरीन जब एटम होता है न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। और जब ये क्या चीज बनेगा यहाँ पर, जब ये एटम से आयन में कन्वर्ट होगा, ये आयन बनेगा। तो आयन बनने के लिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, और किसी से लेने के कारण ये इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है इसके पास, और इस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो आप लोग ये समझ गए। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और कोई भी आयन जो होता है वो एटम से ही बनता है। जब एटम अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर करने का मतलब या तो वो लॉस्ट कर रहा है या तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो जब एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करता है या गेन करता है, तब जाकर के उस पर चार्ज आ जाता है, और वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कि लॉस कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रहा है तो उस पर निगेटिव चार्ज आएगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसीलिए मैंने अभी तुरंत पीछे बोला था कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन अपना लॉस्ट करते हैं, क्योंकि उनका वैलेंसी कितना होता है, 1 2 या 3 होता है, और ये इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर देते हैं। और नॉन मेटल का वैलेंसी कितना होता है, 5 6 7, इनको चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो ये इनसे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो ये मेटल होता है और ये नॉन मेटल होता है। तो ये जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करेगा, इसीलिए इसके पास चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा इसके पास, मेटल के पास। और नॉन मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण इसके पास कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा, इसके पास निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर नॉन मेटल पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यही प्रोसेस जो होता है, जब अपना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करता है, गेन करता है, तो वो सिंपल एटम से वो आयन कन्वर्ट हो जाता है, आयन बन जाता है वो। तो आयन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, कैटायन और एनायन। जिसके पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो बन जाएगा कैटायन, और जिसके पास निगेटिव चार्ज रहेगा वो बन जाएगा एनायन। यानी कि पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन। तो ये चीज आप समझ गए। जैसे कि अभी NaCl सबसे फेमस एग्जांपल है आप लोगों के लिए, क्या, तो सोडियम पर क्या चीज होता है, 281, इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। देखिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये क्या बन गया, कैटायन बन गया पॉजिटिव चार्ज के साथ, और ये बन गया एनायन निगेटिव चार्ज होने के कारण। तो ये चीज समझ गए आप लोग। अब देखिए इसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि एटम के कैटेगरी के आधार पर, एटम्स के आधार पर, कॉम्बिनेशन के आधार पर आयन कितने प्रकार के होते हैं। तो आयन जो होता है 2 प्रकार का होता है, और वो कौन कौन सा आयन होगा वो देख लीजिए। एटम के आधार पर तो सबसे पहला जो होगा वो सिंपल आयन होगा,
सिंपल आयंस। तो सिंपल आयन क्या होते हैं कि जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया ना, सोडियम का, क्लोरीन का, ये जब एटम था, एटम से क्या बना, आयन बना, तो ये सारे सिंपल आयंस हुए। सिंपल आयन कहने का मतलब वैसे आयन जो सिर्फ एक एटम से, एक एटम के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या लॉस्ट होने, ट्रांसफर में यानी कि गेन या लॉस्ट होने पर जो आयन बनता है, जो एक एटम के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से आयन बनता है, सिंगल एटम के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के कारण आयन बनेगा, उसको सिंपल आयन कहा जाता है। एग्जांपल, सोडियम के लिए Na+, क्लोरीन माइनस साइन होगा, हाइड्रोजन प्लस साइन होगा, ऑक्सीजन माइनस साइन, इस पर माइनस साइन कितना हो जाएगा, 2 माइनस ना होगा, क्योंकि इसका 2 6 इस प्रकार से होता है और 2 ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा तो 2 माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से, तो ये जितने भी एग्जांपल आपने देखे ये सारे के सारे सिंपल आयन है, क्योंकि ये सारे के सारे एकमात्र एटम से मिलकर के बने। सोडियम से, क्लोरीन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, मात्र एक एटम से ही, एक एटम के ये जो है ट्रांसफर होने के कारण, चार्ज ट्रांसफर होने, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, इसीलिए इस पर ये चार्ज आ गया है एक एटम से। लेकिन वहीं पर दूसरा क्या होता है कि कंपाउंड आयन कहलाता है। कंपाउंड आयन सब क्या होते हैं? कंपाउंड आयंस कहने का मतलब दो या दो से अधिक या ग्रुप्स ऑफ एटम के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से ये सब चीज होता है। दो इलेक्ट्रॉन, दो एटम हो सकते हैं या फिर दो से अधिक हो सकते हैं, कॉम्बाइंड या ग्रुप हो सकते हैं। तो उनके जो फॉर्म होते हैं आयन के, वैसे फॉर्म के आयन वो कहलाते हैं कंपाउंड आयन। एज एग्जांपल देख लीजिए, हाइड्रोक्साइड आयन OH, इस पर चार्ज माइनस हो जाएगा। और देखिए CO3 कार्बोनेट आयन, इस पर चार्ज कितना होगा, 2 माइनस हो जाएगा। अभी तुरंत हमने देखा 2 माइनस है ना, ऑक्सीजन का 2 माइनस इस पर। उसके बाद क्या होगा, सल्फेट आयन देख लीजिए, SO4। ये सारे एग्जांपल जितने भी हुए ये सब सल्फेट आयन, SO4 और 2 माइनस चार्ज इस पर भी हो गया। तो ये तीनों के तीनों एग्जांपल जो देखिए, इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बना है, ये दोनों दो अलग अलग एटम से मिलकर के एक आयन बना है, तो इसीलिए ये कंपाउंड कहलाता है। यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ सल्फर ऑक्सीजन, तो जो दो अलग अलग, एक से ज्यादा जितने भी ग्रुप में बनेंगे जो भी आयन, वो ग्रुप्ड आयन को क्या कहते हैं, कंपाउंड आयन कहते हैं। और सिंगल एटम से इलेक्ट्रॉन, सिंगल एटम के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के कारण जो आयन बनते हैं उसको हम सिंपल आयन कहते हैं। और अब आगे देखते हैं, ये तो था हमारा एटम के आधार पर, एटम के बेसिस पर इस प्रकार का पहले पढ़ा था। आयंस के बारे में जो है हमने पढ़ा था, चार्ज के बेसिस पर एनायन और कैटायन टाइप पढ़े थे, ये दो टाइप आयन के बारे में। अभी हमने पढ़ा एटम के बेसिस पर कि एटम के फॉर्मेशन के, एटम के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के आधार पर ये किस प्रकार का आयन हो सकता है। अब हम देखते हैं कि वैलेंसी के बेसिस पर आयन कितने प्रकार के हो सकते हैं। वैलेंसी के बेसिस पर सबसे पहले देख लेते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला जब हम पढ़ेंगे, तो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला पढ़ने से पहले हमें क्या चीज का नॉलेज होना जरूरी है, तो आयंस के वैलेंसी का नॉलेज होना और उसके चार्ज का नॉलेज होना तो मस्ट है, तभी आप आयनिक फॉर्मूला बना सकते हैं। आप जैसे कि अभी सोडियम का देखिए वैलेंसी कितना था, इसका वैलेंसी 1 हो गया, क्लोरीन का भी वैलेंसी 1 हो गया, इसका आपने चार्ज भी देखा, प्लस माइनस हो गया इसका चार्ज, रिस्पेक्टिवली चार्ज, यानी कि सोडियम का प्लस हो गया, क्लोरीन का माइनस हो गया, तो ये चार्ज भी आपने देखा। तो ऐसे करके तो आपको वैलेंसी भी पता चल गया और इसका चार्ज भी पता चल गया। तो वैलेंसी और चार्ज के बीच का रिलेशन क्या है वो सबसे पहले लिख लेते हैं। और आपको इसी प्रकार से और भी, ये तो सिंपल जब भी रहेगा आयन, सिंपल आयन का तो आप आराम से निकाल लीजिएगा, इसका चार्ज और इसका वैलेंसी निकाल लीजिएगा। लेकिन कुछ ऐसे कॉमन जो होते हैं कंपाउंड आयंस, उसको आपको ध्यान में रखना होगा ताकि फॉर्मूला बनाते समय आपको वो काम देगा। तो देखते हैं सबसे पहले कि वैलेंसी ऑफ आयन क्या होगा। वैलेंसी ऑफ आयन, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लोग ये लिखिएगा कि किसी भी आयन का जो वैलेंसी होता है
वो किसके बराबर होता है, वो चार्ज के बराबर होता है। या इसको उल्टा भी पॉइंट करके बोल सकते हैं कि किसी भी आयन के पास कितना चार्ज, किसी आयन पर कितना चार्ज होगा, चाहे वो कितना यूनिट चार्ज होगा, वो पॉजिटिव निगेटिव से अभी मतलब नहीं है, वो कितना यूनिट चार्ज होगा वो क्या डिसाइड करेगा, उसका वैलेंसी डिसाइड करेगा। यानी कि किसी भी आयन पर कितना यूनिट चार्ज है वो किसके बराबर होगा, वैलेंसी के बराबर होगा। तो सबसे पहला पॉइंट यही लिख लेते हैं हम, वैलेंसी ऑफ आयन इज इक्वल टू क्या चीज, चार्ज ऑन द आयन, चार्ज ऑन द आयन। आयन पर कितना चार्ज होगा वो वैलेंसी के बराबर होगा, उसके वैलेंसी के बराबर होगा। तो अब इसके वैलेंसी के बेसिस पर आयंस का कितना टाइप होता है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो होगा वो मोनोवैलेंट होगा, मोनोवैलेंट आयन, मोनोवैलेंट आयंस क्या होगा, तो मोनोवैलेंट आयन वैसे वो आयन होते हैं जो इसके पास वैलेंसी कितना होगा, 1 वैलेंसी होगा। 1 वैलेंसी कहने का मतलब उसका वैलेंसी 1 होगा। ऐसा उल्टा नहीं समझिएगा कि 1 वैलेंसी होगा किसी के पास 2 वैलेंसी होगा, ऐसा नहीं, उसका वैलेंसी 1 होगा नंबर। ठीक, तो सबसे पहला मोनोवैलेंट आयन, मोनोवैलेंट आयन क्या होगा, आयंस हैविंग वैलेंसी कितना 1, जिसके पास वैलेंसी 1 होगा उसको कहेंगे मोनोवैलेंट आयन। दूसरा डाइवैलेंट आयन, वैसे आयन जिसके पास वैलेंसी 2 होंगे उसको कहेंगे हम डाइवैलेंट आयन। और तीसरा पॉइंट कि ट्राइवैलेंट आयन किसे कहते हैं। अब तो आप लोग समझ भी गए होंगे ट्राइवैलेंट आयन किसे कहते हैं। तो जो वैसे आयन जिसके पास वैलेंसी 3 होगा तो क्या लिखेंगे, आयंस हैविंग वैलेंसी 3। तो फिर से देख लेते हैं, जिस आयन के पास वैलेंसी 1 होगा उसको हम मोनोवैलेंट आयन बोलेंगे, जिस आयन के पास वैलेंसी 2 होगा उसको हम डाइवैलेंट आयन बोलेंगे, और जिस आयन के पास वैलेंसी 3 होगा उसको हम ट्राइवैलेंट आयन बोलेंगे, ट्राइवैलेंट आयन। ठीक, तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि वैलेंसी के बेसिस पर ये 3 टाइप का होता है। उसी में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन अगर बात करें तो पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, कैटायन। तो यहीं पर लगा लेंगे आयन के जगह पर पॉजिटिव, अगर आयन है पॉजिटिव वैलेंसी होगा तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो कैटायन, मोनोवैलेंट को कैटायन, डाइवैलेंट कैटायन और ट्राइवैलेंट कैटायन। उसी में अगर नेगेटिव आयन की बात करें तो मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट, उसमें कैटायन लास्ट में आयन की जगह पर कैटायन लगा लीजिएगा, बस हो गया, यही होता है। इसीलिए मैं दोनों चीज लिखने से अच्छा सीधे आयन सी लिख दिया। आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। इसका एग्जाम्पल हमने नहीं दिखाया आपको, एग्जाम्पल नहीं दिखाया क्योंकि ये सब चीज पढ़ाई हो चुकी है क्लास 9th में, और फिर से एक बार रिकॉल करवा दे रहे हैं क्योंकि आप लोग भूल गए होंगे ये सब चीज। तो ये चीज आपने देख लिया, लेकिन जो बच्चे ये सब चीज नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी मैंने ये चीज समझा दिया, आपको डाउट नहीं होगा। और इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे में मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड आप लोगों को कर दे रहा हूँ, उस पीडीएफ से आप देख सकते हैं। पीडीएफ एक आप लोगों के लिए दे रहे हैं और उस लिंक जो है, लिंक पर क्लिक करके आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। हमारे फेसबुक पेज पर भी वो पीडीएफ मौजूद रहेगा, नीचे लिंक है, फेसबुक पेज पर भी आप विजिट करके आप वहां पर से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली लिंक से वहां पर जो है डिस्क्रिप्शन में उससे पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और जो हमारे स्टूडेंट हैं उन जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं और उनको व्हाट्सएप पर मैसेज जाता है तो उनको व्हाट्सएप से भी ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वो पीडीएफ सिर्फ देखने के लिए नहीं है कि पीडीएफ आ गया एकदम खुशी की बात है,
वो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, तो फिर उसको पढ़िएगा जरूर, एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको ये सब चीज सिंपल आयन से लेकर के यहाँ तक जो हम अभी बात किए हैं ये सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा और इसमें कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं होगी। और उसमें कुछ कंपाउंड के नेम दिए गए हैं, आयनिक कंपाउंड के, अभी आयनिक कंपाउंड आज चल रहा है तो आयनिक कंपाउंड का ही वो है। तो आयनिक कंपाउंड और कुछ ऐसे कंपाउंड आयंस जो होते हैं, यानी कि दो आयन या ग्रुप आयन से, ग्रुप डेटम के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से जो बने हैं आयन, तो उनके कुछ कॉमन नेम्स दिए गए हैं, उनके वैलेंसी दिए गए हैं, वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। वैलेंसी दिए गए हैं यानी कि उसका चार्ज भी तो वही होगा ना, जैसे कि अभी आपने देखा था CO3 और यहाँ 2- यानी कि इसका वैलेंसी भी 2 होगा और चार्ज क्या होगा, 2 निगेटिव चार्ज होगा। ये चीज हम समझेंगे, एनाइन होगा। और ये कैसा एनाइन होगा, डाइवैलेंट एनाइन होगा। डाइवैलेंट यानी कि दो, जिसके पास वैलेंसी 2 है, वैलेंसी 2 है इसके पास और चार्ज कैसा है, निगेटिव है, तो डाइवैलेंट एनाइन होगा ये CO3 कार्बोनेट आयन। तो ऐसा करके आप लोग समझ सकते हैं, ये सब चीज से आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। तो इसके बाद जो है पीडीएफ से आप लोग पढ़ लीजिएगा और जो चीज आपको लगे कि हाँ मेरे काम की चीज है उसको नोटबुक पर जरूर लिख लीजिएगा। तो आगे चलते हैं, देख लेते हैं अब क्या देखना है भाई। तो अब देखना है आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला। इतना चीज समझा दिए इसीलिए ताकि आपको आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूला बनाने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फार्मूला, बहुत बच्चे को भी डाउट होगा कि फार्मूला अभी तक तो कुछ बताया ही नहीं फार्मूला के बारे में, तो भाई हम बता रहे हैं फार्मूला के ही बारे में। ये सब चीज जो था उसका बैकबोन था एक तरह से, जैसे आप बैकबोन के बिना खड़ा नहीं हो सकते हैं, बच नहीं सकते हैं, उसी तरीका से ये सब चीज था। इसके बिना तो आप लोग कुछ एकदम हवा चला, एकदम ऊपर से बाउंसर जाएगा, इसीलिए मैंने ये सब चीज बताया। तो चलिए सबसे पहले आयनिक कंपाउंड के बारे में, केमिकल फार्मूला आयनिक कंपाउंड है ना टॉपिक, यही ना। तो देखिए केमिकल फॉर्मूला किसका, तो आयनिक कंपाउंड का। केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला बनाने से पहले आयनिक कंपाउंड के बारे में तो हमको पता है, पीछे बात भी किए थे कि आयनिक कंपाउंड वैसे कंपाउंड होते हैं जो आयंस से बनते हैं। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड को बनाने के लिए कौन सा बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होता है, आयनिक बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होता है। और आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं अभी तो नहीं पूछेगा, आगे चल करके पूछेगा, आपके क्लास में तो ये सब चीज नहीं पूछेगा, लेकिन एज नॉलेज आप लोग रख लीजिए नॉलेज के लिए कि आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम, आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी होता है और पोलर बॉन्ड भी होता है। ये 3 नाम उसका होता है, आयनिक बॉन्ड कहिए, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहिए या फिर पोलर बॉन्ड कहिए। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, आगे चल करके आपको पढ़ना ही है। तो सबसे पहला, उसके बाद तीसरा पॉइंट हमने क्या बात किया था कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली किस चीज से बनते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो देखिए क्या होता है, तो सबसे पहला पॉइंट वही हम लिखेंगे कि जनरली, ऐसा नहीं सोचिएगा कि पीछे हम लिख चुके हैं इसलिए अभी नहीं लिखेंगे, आपको लिखना है अभी भी। जनरली आयनिक कंपाउंड आर फॉर्म्ड by the combination of मेटल एंड किस चीज का, नॉन मेटल का। मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से जनरली आयनिक कंपाउंड वो बनते हैं सामान्य तौर पर, एक आध एक्सेप्शन हो जाता है, एक्सेप्शन एग्जिस्ट एवरीवेयर। तो दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं
दूसरा पॉइंट जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है केमिकल फॉर्मूला के लिए। वो क्या होता है कि केमिकल फॉर्मूला में जो होता है, दोनों का केमिकल फॉर्मूला पढ़ना होगा, मॉलिक्यूलर कंपाउंड का भी और आयनिक कंपाउंड का भी पढ़ना होगा। तो आयनिक कंपाउंड में क्या होते हैं कि वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड का जो केमिकल फॉर्मूला आएगा वो तो कॉम्बिनेशन बता देगा। वो कॉम्बिनेशन बताएगा, कौन कौन से एक मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन बताएगा, और एक मॉलिक्यूल में कौन कौन एटम मिलकर के वो मॉलिक्यूलर बॉन्ड कंपाउंड बना रहे हैं वो बताएगा वो उसका फॉर्मूला। और कितने अमाउंट में बना रहे हैं ये भी बता देगा। फिक्स रेशियो में बनाते हैं तो उसका अमाउंट भी बता देता है कि कितने एटम्स, अमाउंट कहने का मतलब कितने एटम्स मिलकर के वो उसको बना रहे हैं, ये चीज बता देता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर कंपाउंड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो ये सारा चीज बता देता है। यानी कि सीधा सा सिंपल सा कहने का मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है मॉलिक्यूलर कंपाउंड का, वो उसका पूरा बायोडेटा बता देता है कि ये किस किस एटम से कितने कितने एटम्स से बने हैं इसका, यानी कि एक मॉलिक्यूल इसका कितने नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स से बने हैं, 2 एटम से बने होंगे। तो लेकिन इसका क्या होता है, इसमें ट्विस्ट क्या हो जाता है आयनिक कंपाउंड में, इसमें पूरा कॉम्बिनेशन नहीं बताता है। आयनिक कंपाउंड का जो होता है केमिकल फॉर्मूला, वो इसमें प्रेजेंट आयन जो है कंपाउंड बनाने में जो प्रेजेंट आयन होंगे उसका सिंपलेस्ट रेशियो बताता है, पूरा इसका कॉम्बिनेशन नहीं बताता है। कहने का क्या मतलब है कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ आयंस। आयन से ना बनेगा तो आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड, कंपाउंड में प्रेजेंट आयन जो है उनका सिंपलेस्ट रेशियो बताता है आयनिक कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला। तो लिख लीजिए इसका ये पॉइंट कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड रिप्रेजेंट्स द simplest ratio represents the simplest ratio of ions present in the compound। आयनिक कंपाउंड में जो आयन मिलकर के उसको बना रहे हैं आयनिक कंपाउंड को, उसका सिंपलेस्ट रेशियो बताता है इसका केमिकल फॉर्मूला। ये चीज आपको जानना था। अब क्या है तीसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे कि इसका नाम कैसे डिसाइड किया जाता है, इसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। तो इसके लिए मैं जो ये दोनों पॉइंट लिख लीजिए, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो इसका जो होता है ये जनरली किस चीज से बना होता है, ये चीज ध्यान में रखना हमेशा जरूरी होता है कि ये नॉन मेटल एंड मेटल दोनों चीज से मिलकर के बनता है। तो इसको बनाने में जो होगा ना, देखिए तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, अभी तुरंत हमने पढ़ा कि मेटल एंड नॉन मेटल से मिलकर के आयनिक कंपाउंड बनते हैं। तो इसका जब केमिकल फॉर्मूला हम बनाते हैं तो केमिकल फॉर्मूला में आयनिक कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला बनाने में मेटल एलिमेंट को जो होता है, मेटल और नॉन मेटल से बनेगा तो मेटल एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है और नॉन मेटल को राइट साइड में लिखा जाता है। मेटल को लेफ्ट साइड लिखा जाएगा और नॉन मेटल को राइट साइड लिखा जाता है, ये रूल है। देखिए तो वो सबसे पहला पॉइंट लिख लेते हैं। In writing the chemical formula of ionic compound, metal element is written on the left hand side
and a non-metal element is written on the right hand side. राइट हैंड साइड। तो ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि मेटल एलिमेंट जो होते हैं वो किस साइड में लिखे जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, और नॉन मेटल एलिमेंट जो होते हैं वो राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा इसका फॉर्मूला बनाने में कि मेटल एलिमेंट को लेफ्ट में लिखना है, लेफ्ट साइड से, और नॉन मेटल को राइट हैंड साइड में लिखेंगे। ठीक, तो इसके अगला पॉइंट देखते हैं। अच्छा, नाम तो लिख दिए, इसका वैलेंसी भी हमको पता हो गया, चार्ज भी पता हो गया, ये सब चीज तो पता हो गया, लेकिन अब उसका नाम कैसे देंगे हम। उसका नाम जो होता है, मेटल तो समझ गए कि इस साइड और नॉन मेटल उस साइड राइट साइड में लिखेंगे, लेकिन इसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो नेमिंग के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट कि नेमिंग जो होता है, मेटल एलिमेंट जो होगा लेफ्ट साइड में उसका नाम वैसा का वैसा ही छोड़ दिया जाता है। जैसे कि अभी एग्जांपल में ले रहे हैं, सोडियम और क्लोरीन को, इस दोनों को रिएक्ट करवाया जाता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 and 1 हो गया, इसका 2 8 and 7 हो गया। तो 1 है यानी कि ये मेटल है, और 7 है ये नॉन मेटल है। ठीक, तो ये चीज तो हमें पता चल गया। तो मेटल जो है उसको लेफ्ट साइड में लिख दिए और नॉन मेटल को हमने राइट साइड में लिख दिया, ये चीज सबसे पहले कर लिया। अब इसका जो नेमिंग जो होता है, नेमिंग किस प्रकार से किया जाता है, फॉर्मूला के आगे बताएंगे। नेमिंग सिर्फ पहले से बता देते हैं, फॉर्मूला भी बताएंगे, सिखाएंगे कैसे होता है फॉर्मूला। तो इसका नेमिंग जो होता है, ये मेटल एलिमेंट सबसे पहले लेफ्ट साइड में लिखे तो मेटल का नाम वैसा का वैसा ही छोड़ दिया जाता है। सोडियम है तो उसका सोडियम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन नॉन मेटल के नाम में क्या हो जाता है, अंतिम में IDE जुड़ जाता है। क्लोरीन है तो उसमें IDE जुड़ करके क्लोराइड बना देगा, फ्लोरीन है तो उसको फ्लोराइड इस प्रकार से आगे चल करके बना देगा इस प्रकार। सोडियम क्लोरीन है तो इस IDE लग जाएगा, क्लोराइड बना देगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। इस प्रकार से इसका NaCl जब बनेगा इसका फॉर्मूला, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। मेटल एलिमेंट का नाम वैसा ही रह गया, नॉन मेटल एलिमेंट का नाम चेंज हो गया, और चेंज होकर के उसमें IDE लग गया। तो चौथा पॉइंट वही लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या लिखना है कि नाम लिखने में इसका आयनिक कंपाउंड के नाम लिखने में मेटल एलिमेंट का जो होता है नाम उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, और नॉन मेटल एलिमेंट का नाम क्या किया जाता है, उसका चेंज कर दिया जाता है, और चेंज करके क्या उसमें हो जाता है, IDE लग जाता है लास्ट में। ये चीज हमें लिखना है। तो देखिए, लिखिए फोर्थ पॉइंट, इन नेमिंग the ionic compound आयनिक कंपाउंड के नाम लिखने में नेम ऑफ मेटल एलिमेंट is written as such as it is, जैसा है वैसा ही लिख दिया जाता है मेटल एलिमेंट का नाम, but the name of non-metal element is changed, उसका नाम चेंज हो जाता है, एंड change and end with IDE, सफिक्स लगा लीजिए तो अच्छा रहेगा। चेंज विथ सफिक्स
सफिक्स मतलब समझते हैं ना, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स होता है किसी वर्ड के शुरुआत में लगकर उसका चेंज कर देता है मीनिंग, और सफिक्स जो होता है किसी चीज के लास्ट में लग करके, किसी वर्ड के लास्ट में, किसी वर्ड के शुरू में लगेगा कोई चीज तो वो उसका चेंज कर देगा मीनिंग, तो वो कहलाएगा प्रीफिक्स। और जो किसी वर्ड के लास्ट में लग करके उसका मीनिंग चेंज कर देगा तो वो सफिक्स कहलाता है। तो इसका क्या हो गया, मेटल एलिमेंट इज नेम ऑफ द नॉन मेटल एलिमेंट इज चेंज एंड एंड्स विद सफिक्स IDE। इसको इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देते हैं। IDE देख लीजिए फिर से एक बार कि आयनिक कंपाउंड का नाम करने में नेम ऑफ आयनिक मेटल इज नेम ऑफ मेटल एलिमेंट इज रिटन एज सच एज इट इज, जैसा है वैसा ही लिखा जाता है, लेकिन नेम ऑफ नॉन मेटल एलिमेंट इज चेंज एंड एंड विद सफिक्स IDE, और उसका नाम चेंज हो जाता है नॉन मेटल का जो राइट हैंड साइड में हम लिखते हैं, और उसका नाम के अंत में क्या लग जाता है, IDE लग जाता है उसमें। तो ये चीज था। तो अब देखते हैं इसका फॉर्मूला बना करके कि अब आया फॉर्मूला कि नहीं आया आप लोगों को। अब तो आप लोग को आ गया होगा फॉर्मूला, इसको पहले लिख लीजिए आप लोग, अब आ गया होगा ये सब चीज। देखते हैं फॉर्मूला, इसका एग्जांपल करके देखते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। शुरुआत करते हैं वही आपका फेवरेट एग्जांपल सोडियम क्लोराइड से, ठीक। तो Na हो गया ये, और Cl हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ठीक। अब इसका वैलेंसी आपको पता है, वैलेंसी पता है आपको 281 होगा, इसका 1 वैलेंसी होगा इसका, और इसका क्या हो जाएगा 287 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो इसके पास भी 1 वैलेंसी। अब देखिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या चीज कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, दे रहा है, लॉस्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव 1 पॉजिटिव चार्ज। ये आप चार्ज बोलिए चाहे वैलेंसी, बात बराबर ही होगी, क्योंकि वैलेंसी और चार्ज हमेशा इक्वल होता है आयनिक आयनिक कंपाउंड में आयन का। ये चीज हमने सिखाया। देखिए तो 7 हो गया ये, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो गेन करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी ना। अभी तुरंत हमने सिखाया था आपको कि 17 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज भी है और निगेटिव चार्ज भी है, और ये एक निगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन एक गेन कर रहा है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो जाएगी, तो ज्यादा चार्ज किसका हो गया, निगेटिव का, तो इसीलिए इस पर निगेटिव चार्ज लग जाता है। तो अब देखिए ये चीज हमने कर दिया। एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है ये है कि कभी भी सिंबल पर, ये जो एटम का सिंबल हमने लिखा है, आयन का सिंबल जो हमने लिखा है, सिंबल पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज नहीं लगाइएगा, जनरली नहीं लगाया जाता है। सिंबल पर नहीं लगाएंगे चार्ज, इसके वैलेंसी के साथ साथ चार्ज में चार्ज इसको लगाएंगे। वैलेंसी या फिर चार्ज आप खुद कर सकते हैं कि चार्ज नीचे लिख देंगे, ऊपर में सिंबल लिख देंगे, नीचे में चार्ज लिख देंगे। चार्ज कहिए या वैलेंसी कहिए, वैलेंसी कहिए तो चार्ज साथ में लगा दिए हैं, और चार्ज कहिए तो सीधा सीधी बात बराबर ही हुई कि वैलेंसी और चार्ज इक्वल ही होता है, सिर्फ उसके साथ ये माइनस प्लस साइन लग जाता है चार्ज में। तो देखिए तो कभी भी ये चार्ज जो है माइनस और प्लस चार्ज ये सिंबल पर नहीं लगाइएगा, ठीक ना, इसके साथ ही लगाइएगा। तो अब देखिए वैलेंसी को क्रॉस ओवर कर दीजिए, इसको इसके साथ और इसके साथ, तो क्या बन जाएगा ये Na, और ये भी हो गया 1। अब ये सिंबल गायब कर देंगे, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ये गायब कर देंगे, Cl1 ये हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज। अब क्या हो जाएगा, इसी से 1 को लिखा नहीं जाता, ऐसे ही 1 ऐसे अगर सिंगल सिर्फ Na लिखा जाएगा सोडियम का, तो वो सिर्फ रिप्रेजेंट कर देगा कि वो सिर्फ एक है, अकेला है। तो NaCl ये बन गया हमारा। लास्ट में फाइनली फॉर्मूला क्या हो गया, NaCl फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूला का नाम क्या होगा, तो नाम के लिए हमने क्या बताया था,
देख लीजिए इसमें ये मेटल है। सबसे पहले ये चीज बात देखने वाली थी कि सोडियम और क्लोरीन में मैंने क्यों लिख दिया सोडियम को इधर क्लोरीन को इधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए थे। इसका 287 हुआ, 281 हो गया इसका। तो 1 जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो वो मेटल होता है, तो मेटल को लेफ्ट साइड में लिखते हैं। और जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 हो, 5 6 7 में से कोई भी हो तो वो नॉन मेटल, और नॉन मेटल राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, इसलिए हमने ऐसा करके लिखा। और उसके बाद क्या हुआ कि क्रॉस ओवर कर दिए, तो यहाँ पर NaCl फाइनली फार्मूला हमारा बन गया। और फाइनली फार्मूला बनने के बाद क्या हुआ कि इसका बात आया नाम क्या होगा। तो नाम लिखने में मैंने आपको क्या सिखाया है कि मेटल एलिमेंट का नाम वैसा ही हो जाता है, तो मेटल एलिमेंट का नाम वैसे ही लिखेंगे सोडियम। और ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन के नाम में क्या चीज हो जाएगा, नॉन मेटल का नाम IDE में चेंज कर जाता है, लास्ट में IDE लग जाता है। तो IDE लग गया ना, ये IDE, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड इसका नाम हो गया। तो इस फॉर्मूला का नाम सोडियम क्लोराइड हो गया। समझ गए। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया जाएगा। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2H2। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है ना, तो 12 है तो 2H2 इसका हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 8 है एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26। वैलेंसी इसका देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले वैलेंसी बाद में देख लेंगे वैलेंसी। सबसे पहले ये बताइए कि मेटल कौन हुआ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका 1 2 या 3 है वो मेटल, तो मेटल को लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। और जिसका 5 6 या 7 है वो नॉन मेटल, नॉन मेटल को राइट साइड में लिखा जाता है, लिख दिए। अब इसका वैलेंसी कितना होगा, तो क्या बताए थे वैलेंसी के बारे में कि जिसका 1 2 3 और 4 ये सब रहे तो उसका वैलेंसी वही होता है। और 5 6 7 8 रहे तो उसको हम 8 से माइनस कर लेते हैं। 5 या 6 या 7 या 8 को माइनस कर लेते हैं अगर ये इसमें से कोई रहे। तो इसका क्या है 6 है, तो इसको हम 8 से माइनस करेंगे, तो 8 से माइनस करेंगे 6 को तो 2 इसका हो जाएगा, तो इसका भी वैलेंसी 2। तो इसका भी वैलेंसी 2 हो गया, इसका भी वैलेंसी 2। अब देखिए ये क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये मेटल है तो हमेशा ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, लॉस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज, और ये गेन करेगा तो ये निगेटिव चार्ज। क्रॉस ओवर वैलेंसी कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस ओवर किए तो उसके बाद क्या हमारा फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा Mg2O2। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर दोनों के चार्ज में वैलेंसी कहिए या चार्ज, इसमें अगर कोई टर्म कॉमन मिल रहा है तो उस कॉमन टर्म को दोनों से डिवाइड कर दिया जाता है। तो दोनों में कॉमन क्या चीज है बताइए, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन 1 के अलावा 2 है, 2 कॉमन है ना, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करके दोनों का 1 1 आ जाएगा। और 1 को लिखा नहीं जाता है क्योंकि 1 सिर्फ अगर सिंपल रहेगा तो वही रिप्रेजेंट कर देगा 1 को। तो क्या होगा इसका फाइनली ये खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा MgO। MgO फॉर्मूला बन गया, Mg1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये क्या चीज हो गया फाइनली MgO। ये फाइनल फॉर्मूला MgO हो गया। अब इसका नाम कैसे बताएंगे, तो मेटल एलिमेंट का नाम सेम वही रहता है, तो मेटल एलिमेंट का नाम क्या हो जाएगा मैग्नीशियम। ऑक्सीजन है नॉन मेटल, तो ऑक्सीजन का नाम क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा IDE में, तो ये क्या बन जाएगा ऑक्साइड। तो इसका फाइनल फॉर्मूला का नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम हो जाएगा। ठीक, अब तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं।
अब देखिए, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एल्युमिनियम एंड ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा देते हैं। एल्युमिनियम ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा कर देखते हैं। तो एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 13 है, तो 2, 8 एंड 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 2, 6। तो मेटल ये है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि मेटल, तो मेटल को लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। अब देखिए 6 नॉन मेटल हो गया, तो नॉन मेटल को राइट साइड में लिखा जाएगा। अब इसका वैलेंसी क्या है, तो 3 तक में 4 तक में रहेगा, तो इसका वैलेंसी वही हो जाएगा। चार्ज ये मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये है 6, फिर से अभी तुरंत हमने ऑक्सीजन का किया था, तो ये 1 से घटा लिया जाएगा तो 2, और ये गेन करेगा अपना स्टेबल होने के लिए, तो निगेटिव चार्ज हो जाएगा ये, तो निगेटिव चार्ज हो गया। आप देख लीजिए इसका क्रॉस ओवर वैलेंसीज करेंगे। क्रॉस ओवर वैलेंसी करने पर क्या इसका हो जाएगा, इसमें कॉमन नहीं मिला ना, नहीं मिला तो सीधे लिख देंगे। शुरुआत में किसको लिखा जाता है, मेटल को लिखा जाता है, और इसका वैलेंसी इसके साथ, इसका वैलेंसी इसके साथ, ठीक। यानी कि इसका एल्युमिनियम का वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन का वैलेंसी एल्युमिनियम के साथ, ऐसा उल्टा करके दोनों आयन का वैलेंसी इंटरचेंज कर सकता है। तो देखिए एल्युमिनियम का जो सिंबल है एल्युमिनियम आयन, तो वो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2, और ओ किसके साथ 3। सिंबल नहीं लगाया जाता है यहाँ पर, पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन यहाँ पर नहीं लगाया जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला Al2O3। Al2O3 इसका फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया, Al2O3। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि इसमें कॉमन कुछ भी नहीं था, तो ऐसा ही फॉर्मूला रह जाएगा। अब इसका फॉर्मूला का नाम क्या हो जाएगा, तो नाम क्या होगा, एल्युमिनियम का एल्युमिनियम ही रह जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन, ये मेटल था तो उसका नाम वैसा का वैसा ही रह गया, लेकिन ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का नाम क्या चीज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा, आईडी लग जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड इसका फॉर्मूला का फाइनल फॉर्मूला का नाम हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड। समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एक कंपाउंड वाला एग्जांपल देख लेते हैं, कंपाउंड वाला, वो जो कंपाउंड आयन का एग्जांपल एक देख लेते हैं, सिंपल आयन और कंपाउंड आयन का मिक्स एग्जांपल। वो क्या होगा कि सोडियम को एंड कार्बोनेट को, CO3 को, इसको रिएक्ट करवाया जाएगा तो क्या होगा, तो इसका वैलेंसी कितना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1, ये तो मेटल है, और ये क्या चीज है, नॉन मेटल है। ये दोनों कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के दोनों नॉन मेटल्स ही हैं, और इसका वैलेंसी कितना है, इसका वैलेंसी 1 है, और इसका वैलेंसी कितना है, 1 पॉजिटिव है, इसका 1 प्लस, और इसका क्या है 2 माइनस है वैलेंसी, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का 6 होता है ना, तो 8 में से 6 जाएगा, 2 बच जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करना है तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पर, तो इसीलिए ये 2 माइनस हो गया निगेटिव चार्ज। अब मेटल एलिमेंट को सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे, और नॉन मेटल को राइट हैंड साइड में लिख दिए। अब इसका वैलेंसी या चार्ज लिख दीजिए, यहाँ पर 1 प्लस हो गया है, और ये 2 माइनस हो गया चार्ज इसका, दोनों का क्रॉस ओवर कर दीजिए। दोनों में कॉमन कुछ भी है, एक को छोड़कर, 1 को छोड़ करके दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फाइनली फॉर्मूला, सोडियम को पहले, मेटल को पहले लिखा जाता है तो मेटल का सबसे पहले Na, और इसका वैलेंसी सोडियम के साथ कार्बोनेट का वैलेंसी आएगा तो 2, और CO3। अब इसका चूंकि यहाँ पर अगर मानकर चलिए 2, 3, 4 कुछ भी होता है, एज एग्जांपल किसी दूसरे में ले लेते हैं,
तो उसके एल्युमिनियम सल्फेट में जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, वो भी देख लेंगे अब तुरंत। तो उसके हिसाब से इसको ब्रैकेट में, अच्छा वो दूसरा एग्जांपल अभी करवा ही देते हैं, उसको हम ब्रैकेट में ऐसे करके घेर के बाहर में होल ब्रैकेट उसको लिखते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर देख लीजिए, यही में बताते हैं कि जैसे 1 हो गया ना, तो इसको होल ब्रैकेट में 1 लिख देंगे ऐसे करके, लेकिन 1 को लिखा नहीं जाता है इसीलिए हम इसको लिखेंगे नहीं। तो इसका फाइनल फॉर्मूला क्या चीज बन गया, Na2CO3। Na2CO3 इसका फाइनल फॉर्मूला बन गया। और इसका नाम क्या हो गया, मेटल एलिमेंट का नाम वैसे ही रहता है, तो मेटल एलिमेंट का नाम सोडियम है तो सोडियम वैसे ही रहेगा। और CO3 क्या चीज है, कार्बोनेट, इसका नाम चेंज हो गया है। अब इसमें IDE क्यों नहीं लगा, क्योंकि इसका पहले से ही नाम चेंज होकर के आ चुका है यहाँ पर दोनों का। सोडियम कार्बोनेट, इसीलिए हमने बोला कि आपको कुछ एग्जांपल जो है ये कार्बन, ये कंपाउंड आयंस का, ये आपको कुछ कॉमन नेम्स इसके आयन और उसके जो है वैलेंसी वो आपको ध्यान में रखने होंगे, जो कि PDF में प्रोवाइड कर दिया गया है, वो सब देख लीजिएगा। तो वही सब आपको जनरली भी काम में आएगा। तो सोडियम कार्बोनेट इसका ये सेपरेटली था, ये कंपाउंड आयन था, इसीलिए इसका नाम पहले से ही चेंज होकर के आया था, तो इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सोडियम कार्बोनेट बन गया, इसका फॉर्मूला का नाम सोडियम कार्बोनेट बन गया। एक और एग्जांपल देखना है, देख लीजिए एक और एग्जांपल एल्युमिनियम सल्फेट का एक देख लेते हैं। एल्युमिनियम और सल्फेट को रिएक्ट करवाते हैं। एक एग्जांपल फिर से देखते हैं, तो इसमें एल्युमिनियम को रिएक्ट करवाएंगे और सल्फेट को, तो सल्फेट क्या होता है, SO4 होता है। अब देखते हैं एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कितना हो जाता है 283 हो जाएगा ना, 13 है तो इसका वैलेंसी कितना होगा 3 ही होगा। और सोडियम सल्फेट का आप लोग याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, इसका भी 2 ही होता है, लेकिन माइनस होता है इसका सल्फेट का 2 माइनस नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर फिर से आ गया है, तो ऑक्सीजन दोनों का कॉमनली में 16 सल्फर भी होता है, तो 286 सल्फर का 2 यहाँ पर भी 2 वहां पर भी, दोनों नॉन मेटल है, इसीलिए 2 माइनस इसका वैलेंसी हो जाएगा। चार्ज के 2 वैलेंसी होगा, माइनस इसका चार्ज हो जाएगा। अब मेटल एलिमेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और नॉन मेटल को राइट हैंड साइड में लिख दिए। दोनों का चार्ज नीचे लिख देते हैं, ये 3 पॉजिटिव है और ये 2 नेगेटिव है, मेटल है तो ये पॉजिटिव ही चार्ज रहेगा। अब क्रॉस ओवर वैलेंसी करेंगे। अब देखिए दोनों में कोई कॉमन है, कॉमन नहीं है, तो वही उसका सबस्क्रिप्ट लिखा जाएगा। एल्युमिनियम के साथ इसका सबस्क्रिप्ट, इसका वैलेंसी, और इसका सल्फेट के साथ इसका वैलेंसी। तो देखिए Al2 हो जाएगा। सिंबल नहीं लिखते हैं, सिंबल फॉर्मूला बनाते समय ही लिखेंगे, और फाइनल फॉर्मूला में सिंबल लिखने की जरूरत नहीं है। सिंबल यानी पॉजिटिव या निगेटिव लिखने का, सिंबल कहने का मतलब मेरा ये था चार्ज लिखने का, तो चार्ज वहां पर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज नहीं लिखेंगे, तो Al2 हो जाएगा और SO4। अब क्या SO4 हो गया, तो इसको ऐसे करके 3 लिख देंगे क्या, जी नहीं, इसी के लिए मैंने बताया था कि अब ये SO4 हो गया, तो ये पूरा का पूरा के लिए ना 3 है, होल के लिए ना 3 है, तो इसका होल 3 हो जाएगा। Al2 और SO4 का होल थ्राइस, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, तो किसका है, तो इसका नाम अभी पता कर चलेगा तो किसका, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटल एलिमेंट का नाम वैसे ही रह जाता है, तो क्या हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट। तो SO4 है तो सल्फेट किसका, क्योंकि ये पहले से ही इसका नाम चेंज करके आया है कंपाउंड आयन। कंपाउंड आयन के नाम चेंज नहीं होते, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सिंपल आयन में जो होंगे उसका नॉन मेटल, उसका नाम चेंज होगा, और कंपाउंड आयन का पहले से ही नाम चेंज होकर के ही आता है, तो यहाँ पर वो चीज हो गया कंपाउंड आयन के नॉन मेटल। तो एल्युमिनियम सल्फेट इसका फाइनल नाम हो गया इसका, और फॉर्मूला हो गया Al2 और SO4 का होल थ्राइस। तो ये था हमारा आयनिक कंपाउंड का
फॉर्मूला। आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला बनाने के लिए उम्मीद है कि आप लोग अब सीख गए होंगे, और जो कुछ डाउट है तो वो पढ़िएगा, पीडीएफ पढ़िएगा कंपाउंड के बारे में, कंपाउंड आयन के बारे में और सिंपल आयन के बारे में, और ये 3 टाइप जो मैंने बताया, मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट आयन, ये तीनों के बारे में पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई डाउट अभी फिर भी रहता है तो आप हमसे पूछ लीजिए, कोई डाउट अगर इसमें होगा तो इसमें पूछ लीजिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे, आयनिक कंपाउंड के आगे मॉलिक्यूलर कंपाउंड के फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे, उसका केमिकल फॉर्मूला पर बात करेंगे। और ये देखिए, तब तक इसको लिख लीजिए और इसको रिवाइज करते रहिएगा, ऐसा नहीं कि लिख करके छोड़ देना है, पढ़ते रहिएगा। अगर डाउट होता है तो हमसे पूछिए जरूर, पीडीएफ मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग पीडीएफ, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं पीडीएफ, वहां से ले लीजिएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर विजिट कर चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं वहां पर से, तो वहां पर जुड़ जाइए, और नहीं जुड़े हुए हैं तो कोशिश कीजिए वहां पर जुड़ जाइए, क्योंकि तीनों जगह पर हम इंफॉर्मेशन रेगुलरली डालते रहते हैं, इसीलिए आप कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वहां से आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और हमसे पर्सनली बात भी कर सकते हैं उस तरीके से। वहां पर फेसबुक में हमारे मैसेंजर से आकर के कमेंट कर सकते हैं, जवाब भी दे सकते हैं, कोई डाउट है तो वहां से आप पूछ भी सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप से भी फोन करके पूछ सकते हैं, या हमारा फोन नंबर अगर आपके पास है तो पूछ सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप हमें वो फोन नंबर भी ले सकते हैं आप हमारा, अगर आपको कोई डाउट है तो। ठीक, तो ये सब चीज देखिए आप लोग और पढ़ते रहिए। आज की सेवा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड हो चुका है, और केमिकल फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड के साथ। तो तब तक के लिए आपका धन्यवाद।